लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 11 करने जा रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं फ़ायदा उठा सकें। हमारे जो 50 मॉडल टेस्ट सीरीज़ की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है मॉडल पेपर्स की, उसका 11वें नंबर का आज मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। इससे भी शानदार मॉडल पेपर्स आपको प्रत्येक दिन देखने को मिलेंगे। आज 1 जून है और 1 जून से लगातार आपको जो है मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे और एकदम स्मार्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका कैसी होनी चाहिए? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की जो भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए? दार्शनिक की, नियंत्रक की या सहजकर्ता की या अनुदेशक की? तो पहले आपका निर्मितवाद के बारे में पता होना चाहिए। तो निर्मितवाद क्या होता है हम आपको बताएंगे। निर्मितवाद एक स्व केंद्रित क्रिया है। निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित क्रिया है और यानी कि इसमें बालक स्वयं ज्ञान का सृजन करते हैं। निर्मितवाद के अंदर नवीन ज्ञान का सृजन और पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाता है। निर्मितवाद पूर्व ज्ञान के अनुभव पर बल देता है और ये निर्मितवाद जो है वो सक्रियता व तत्परता पर भी बल देता है। ये अर्थपूर्ण अधिगम व अन्वेषणात्मक अधिगम पर भी बल देता है। ये बालकों के ज्ञान की पर्याप्तता की जांच भी करता है। ये बालकों में जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व की भावना जागृत करता है। बालकों में आपसी सहयोग, साझेदारी की भावना जागृत करता है। शिक्षक की भूमिका का निर्देशक, पथ प्रदर्शन, सरलीकृता अथवा सुविधादाता की होती है। इसमें जो शिक्षक की भूमिका है वो एक निर्देशक, पथ प्रदर्शक, सरलीकृता और सुविधा प्रदाता की होती है। आज हम आपको बताया कि निर्मितवाद क्या कहता है। निर्मितवाद कहता है कि शिक्षक बालकों के साथ संवाद कर सकता है। इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक की सहायता नहीं ली जा सकती है। आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है कि कौन से किसके अंतर्गत जो है पाठ्य पुस्तक की सहायता नहीं ली जा सकती, तो वो निर्मितवाद है जिसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक की सहायता नहीं ली जा सकती है। और निर्मितवाद स्व केंद्रित क्रिया है यानी छात्र केंद्रित क्रिया है। बालक स्वयं ज्ञान का सृजन करते हैं और जो छात्र होता है, जो अध्यापक होता है, अध्यापक जो होता है वो एक सहजकर्ता का जो है सहजकर्ता का भाव प्रकट करता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रहे हैं। सृजनात्मकता की आवश्यकता जो विशेषता है वो क्या है आपको बताना है। जो सृजनात्मकता है उसकी विशेषता क्या होगी? देखिए, जो पहले का जो आंसर था वो था सहजकर्ता। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन या फिर उपरोक्त सभी। तो सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, यानी कि जो बालक है वो कुछ बनाना चाहता है, कुछ डिजाइन करना चाहता है और उसमें एक सृजनात्मक क्षमता है। सृजनात्मक मतलब अपसारी चिंतन उसमें होता है, एक अपसारी चिंतन, विस्तृत चिंतन होता है उसके अंदर, उसको सृजनात्मक कहते हैं। जिसके अंतर्गत मौलिकता भी होती है, प्रभावशीलता भी होती है, लचीलापन भी होता है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका उपयुक्त सभी। जो आंसर होगा वो होगा आपका उपयुक्त, इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, कोई भी बालक है वो सीखना कब शुरू करता है? जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है, या अपने जन्म से ही। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस को इधर उधर घुमा दिया है। और घुमाने का मतलब क्या है कि कोई भी बालक सीखना शुरू करता है संपर्क से। जैसे ही वो किसी के संपर्क में आता है वो सीखना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ संपर्क नहीं दे रखा। यहाँ दे रखा है कि जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है। ये शब्द है जो है सीखना शुरू सभी से करता है, लेकिन वो बच्चा जो होता है जैसे ही जन्म लेता है कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। अतः जो इसका जहाँ आंसर जो होगा वो होगा अपने जन्म से ही, जैसे ही जन्म बच्चा लेता है वह सीखना स्टार्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? यहाँ जो मूल वृत्ति है यानी जो मूल प्रवृत्ति है वो कौन से संवेग से जो है मेल नहीं खा रही? यहाँ देखिए, ये जो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई उनमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पलायन भय से रिलेटेड है। अगर किसी को डर लगेगा, ज़्यादा डर लगेगा तो वो वहाँ से भाग जाना चाहेगा, ये बिल्कुल सही है। संवेदना, आश्चर्य, युद्ध प्रियता, क्रोध, जब क्रोध आदमी को आता है ज़्यादा तो उसे युद्ध चाहिए होता है, यानी युद्ध की लालसा रहती है।
अप्रियता, घृणा, अगर किसी से वो घृणा कर रहा है तो अप्रिय रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो आश्चर्य है वो संवेदना नहीं होगा। संवेदना नहीं होगा, संवेदना का मतलब आश्चर्य नहीं होगा, यहाँ पर होगा जिज्ञासा। जिज्ञासा से जो है आश्चर्य उत्पन्न होता है। जब जिज्ञासा आदमी के अंदर होती है कुछ जानने की, तो उसको आश्चर्य होता है कि ये ऐसा भी होता है क्या। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है, आपको बताना है कौन सा है जो अमूर्त है। अमूर्त और मूर्त आप समझते हो। मूर्त यानी कि सिंबलिक, देखकर, प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर, प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर वो होता है मूर्त, और अमूर्त होता है अप्रत्यक्ष भाव से, यानी कि बिना देखे। तो यहाँ पे देखिए निवास स्थान, पशु और क्रोध, ये तो सब हो जाएंगे आपके अमूर्त, लेकिन मूर्त हो जाएंगे निवास स्थान, क्रोध और पशु, ये तो आप देख सकते हैं। देखने का भाव मूर्त में आएगा, प्रत्यक्ष में आएगा, लेकिन जो आदर है, एक आदर, एक भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए आदर जो होता है वो एक अमूर्त स्थायी भाव है। कैसा है? अमूर्त स्थायी भाव है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आदर। चलिए नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। विकास के बाद संबंध में आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है। यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या है जो सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए विकास जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, ये सही है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। जो अभिवृद्धि है वो विकास का ही तो एक हिस्सा है, यानी हमारे हाथ पैर का बढ़ना, हमारी आंखों की रोशनी का आना, ये सब क्या है? विकास का एक हिस्सा है। लेकिन परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। इन परिवर्तनों को देखा मापा नहीं जा सकता, वृद्धि को देखा और मापा जा सकता है। किसको? वृद्धि को देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, मापन किया जा सकता है, लेकिन विकास को नहीं किया जा सकता। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ये होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्योंकि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि, जो बुद्धि लब्धि होती है उसका ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन का ज्ञान होने के लिए, या फिर शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए, शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है। शिक्षण जो है कार्य का सफल एवं प्रभावी बनाने में इसका यूज में लेता है। बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षण कार्य को सफल और प्रभावी बनाने में। देखिए यदि उसकी बुद्धि लब्धि का टीचर को पता होगा तो वो समझ सकता है कि इनको किस तरह का जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना है, किस तरह से इसे बात करनी है, किस तरह से इसकी समझ में आएगा, किस तरह से इसको पढ़ाना है। तो उससे क्या होगा कि वो अपने कार्य को सफल और प्रभावी बना सकता है। कौन? शिक्षक। चलिए, किशोरावस्था में किशोर किशोरियाँ अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो, ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार किसके हैं? स्किनर के, वुड के, गेसल के या पियाजे के? तो देखिए किशोर अवस्था में जो किशोर किशोरियाँ होती हैं वो अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो, ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये जो विचार हैं वो पियाजे के हैं, जिन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो विकास का सिद्धांत और नैतिक विकास सिद्धांत के जो नियम दिए थे उनमें उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, किशोर किशोरियाँ हैं, वो रेडियो, ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें एक टीचर को और एक व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, या फिर शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा निर्धारित किया जाता है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं, या शिक्षार्थी सदैव समूह में भी बेहतर सीखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों की जो विकास दर है वो अलग अलग होती है और वे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। इसलिए जो टीचर है उसको एक व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है, अतः आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट, विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन बताइए। देखिए विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का जो चयन है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, मंद बुद्धि 10 से 25 वर्ष, 25 वर्ष नहीं है, ये परसेंट है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अब देखिए इसमें क्या है कि जो सही औसत बुद्धि का चयन करना है, तो देखो पहले मैं बता देता हूँ कि मध्य बुद्धि 10 से 25 नहीं होती, हीन बुद्धि है वो 26 से 49 होती है, दुर्बल बुद्धि ये नहीं होती, और पिछड़ा बालक भी 80 से 99 वर्ष नहीं होता। क्या क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो मंद बुद्धि है, ये वाली मंद बुद्धि है वो होती है 80 और 89, 80 एंड 89।
80 और 89। जो हीन बुद्धि है वो 26 से 49 तक ही होती है। दुर्बल जो बुद्धि होती है, यानी कि जो दुर्बल बुद्धि होती है वो 50 से 59 तक होती है, वो दुर्बल नहीं होती, इसको मूर्ख बुद्धि कहते हैं। और मूर्ख बुद्धि जो है वो होती है 50 से लेकर के 69 तक, 50 से लेकर 69 तक होती है, 50 से लेकर 69 तक। पिछड़ा बालक है वो 80 से 99 वर्ष पिछड़ा बालक, या पिछड़े बालक को अपन कहते हैं मंद बुद्धि या फिर पिछड़ा। इसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 80 से 89। कितनी होती है? 80 से 89। अतः ये भी गलत हुआ। अतः जो सही औसत बुद्धि है वो है हीन बुद्धि। हीन बुद्धि को ही मध्य बुद्धि कहा जाता है। हीन बुद्धि को मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। क्या मूढ़ बुद्धि? कौन सी मूढ़? देखिए ये वाली मूढ़ बुद्धि आपने पढ़ा होगा। ये जो मोरर है, जो मोरन है, उस बुद्धि को जो है कहा जाता है हीन बुद्धि, जो 26 से 49 वर्ष होती है। बहुत बेहतर सवाल था। चलिए नेक्स्ट, मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण कैसे होता है? जो मूक हैं, गूंगे बहरों की बुद्धिमत्ता जो है उसका परीक्षण कैसे होता है? मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा, या निष्पत्ति परीक्षण द्वारा, या 2 या अथवा 3। तो देखिए जो मूर्ख मतलब गूंगे हैं और बहरे हैं, जिनको सुना ही नहीं जा सकता और जो मतलब देख भी नहीं सकते, उनका जो परीक्षण है वो कैसे होता है? वो होता है अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण से और निष्पत्ति परीक्षण से। अतः जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट, निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी एवं विकास दर्शाने वाले कथन के सम्मुख डी आपको लिखना है। देखिए अभिवृद्धि दर्शाने वाले के सम्मुख जी का मतलब होता है ग्रोथ। जी का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। और डी का मतलब होता है डेवलपमेंट। आपको प्रत्येक जो है ऑप्शन पढ़ना है और उसके सामने जी और डी में से आपको चॉइस करना है। एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना बताइए क्या है? एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना एक जी है। क्या है? देखिए आप, ग्रोथ है, यानी कि उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। 3 माह के बालक का उल्टा पलटकर पेट के बल चलना, ये डी है। क्या ये डेवलपमेंट है? विकास है। उल्टा पेट के एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंख केंद्रित रखना, ये भी डेवलपमेंट है। क्या ये? डेवलपमेंट। एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना, ये बाल उग रहे हैं, ये क्या है? ये ग्रोथ है। ये क्या है? ग्रोथ। तो देखिए जी और डबल डी, जी जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, यानी कि ये जी डबल डी जी, ये वाला जो आंसर है आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 13 की तरफ। ऐसे 2 संदर्भित मानववादी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की? देखिए जो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक, आपको मानवतावादी नाम आते ही आपको मोस्लो का तो ध्यान आ जाना चाहिए। मैस्लो तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब देखना है कि जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या की और आवश्यकताओं के सिद्धांत पर आधारित किया, तो उनका एक रोजर्स और थे। ये दोनों मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या और स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जो परीक्षण है जो जीवन पर्यंत चलने वाला अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचना पर केंद्रित होता है? बताइए एक कौन सा जो परीक्षण है जो जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचना पर जो है केंद्रित होता है? इसका ऑप्शन आपके पास व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिवृद्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण। बताइए क्या है? देखिए जीवन पर्यंत की बात कर रहा है ये, कि जीवन पर्यंत यानी जीवन भर, शुरू से मरण तक, जन्म से मरण तक चलने वाला जो अनौपचारिक अधिगम है वो व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत ही आता है। उपलब्धि परीक्षण की बात करें तो देखिए उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? विद्यालय के आसपास, विद्यालय के चारों ओर जो भी आप देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं वो उपलब्धि परीक्षण के अंदर आता है। और अभिवृत्ति जो परीक्षण है वो एक आपका एप्टीट्यूड परीक्षण होता है और इसको एप्टीट्यूड परीक्षण कहते हैं। और बुद्धि परीक्षण आपकी जो बुद्धि है जो उसको उसकी परीक्षण करने के लिए, जैसे बुद्धि लब्धता आपके अंदर कितनी है, 80 या 95, उसके आधार पर इनको किया जाता है। अतः यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बुद्धि व्यक्तित्व परीक्षण। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, देखिए आप लाइक नहीं करते हैं, हमारे चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट इस ग्रुप से जुड़ सकें और अपना जो है फ़ायदा उठा सकें, अपना लाभ ले सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है? यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात जो अधिगम है किस स्तर तक हुआ है, ये जो प्राप्त करने का जो साधन है वो है आपका उपलब्धि परीक्षण। उसको अपन उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। अभिवृत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और परीक्षण पुनः परीक्षण आपको बता दिए गए हैं। निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि यदि किसी
छात्र को किसी टॉपिक विशेष में या फिर किसी से एक कोई मूल टॉपिक है या फिर कोई एक क्षेत्र है जिसमें किताब का कोई एक क्या कहते हैं, जैसे कोई फ्रैक्शन है, भिन्न है, या उसमें या फिर जैसे मैथ पढ़ा रहे हैं अपन तो जैसे औसत है, कोई एक पार्ट विशेष में आपको कोई दिक्कत है तो उसको देखने के लिए कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, इसको क्या समझ नहीं आ रहा, उसके लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण में ये अनुमान लगाया जाता है, ये देखा जाता है बच्चे को कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, फिर उसको देखने के बाद उसका उपचार किया जाता है, तो वो उपचारात्मक परीक्षण में जाएगा। इस तरह परीक्षण में पुनः परीक्षण इसमें आएगा नहीं, अतः इसका जो आंसर है वो होगा उपलब्धि परीक्षण। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित विशिष्ट अधिगम व्यतिक्रम एवं उनके लक्षण आपको मिलाने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको कई एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इतना शानदार क्वेश्चन से देखिए, डिस्प्रेक्सिया क्या होता है। जो डिस्प्रेक्सिया है तो वो रिलेटेड होता है, आपको देखिए मैं मिलान करता जाऊंगा। डिस्प्रेक्सिया है वो विशिष्ट लेखन एवं गतिविधि व्यतिक्रम से संबंधित होता है, और डिसकैलकुलिया जो है वो एक डिसलेक्सिया है, वो डिसलेक्सिया विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम से, डिस्ग्राफिया है वो एक लिखने संबंधी व्यतिक्रम से, और जो डिसकैलकुलिया है वो विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम से जो है संबंधित होता है। अतः आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, जो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा थर्ड। ए में थर्ड आएगा, देखिए ए में क्या आएगा? थर्ड आएगा, बी में सेकंड, और सी में 4, और डी में जो है फर्स्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वो क्या है? देखिए, कोई विद्यार्थी है, वो मानदंडों को नहीं मानता, क्लास के मानदंडों को नहीं मान रहा, आक्रामक व्यवहार कर रहा है, और तो उसको क्या जरूरत है? मनोगत्यात्मक क्षेत्र की, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की, संज्ञानात्मक क्षेत्र या भावात्मक क्षेत्र की? तो उसको जरूरत है भावात्मक क्षेत्र की। उसके भावात्मक जो क्षेत्र हैं उनको आपको समझाना होगा, अतः आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? स्कीमा, प्रतिक्षण, समावेशन या समायोजन? देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको कहते हैं समायोजन। स्कीमा एक पैकेट्स होता है, एक संगठन होता है चीज़ों को। प्रत्यक्षण आप जो डायरेक्ट देख रहे हो किसी चीज़ को। समावेशन आप पूर्व की जो की हुई गलतियां हैं पूर्व के अनुभव में उनसे, और जो नई चीज़ें आपको सामने आ रही हैं उनको दोनों को मिक्स करके जो समावेशित किया जाता है उसको समावेशन कहा जाता है, और यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा समायोजन। चलिए नेक्स्ट, सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। सामीप्यता सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन, अधिगम सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान का प्रमुखता दी जाती है वो है आपका सूझ का सिद्धांत, जो गेस्टाल्ट ने दिया था और चिंपांजी पर जिसने प्रयोग किए थे, तो तुरंत ही उसको तात्कालिक समाधान की प्रमुखता दी जाती है, वो होता है सूझ का सिद्धांत। चलिए, सामीप्यता सिद्धांत आपका बांडुरा का है, अनुबंधन सिद्धांत स्किनर, सक्रिय अनुक्रिया अधिगम जो सिद्धांत है वो आपका पावलोव का है। इस तरह से सूझ का जो सिद्धांत है वो अब गेस्टाल्टवादियों ने दिया। विलुप्त होना क्या है परिणाम? अवरोध का, पुनर्वलन का अभाव, तनाव, दमन। कोई चीज़ें विलुप्त हो गई, उसका जो मेन कारण होता है वो अवरोध नहीं होता है, तनाव नहीं होता है, दमन नहीं होता है, उसका कारण होता है पुनर्वलन का अभाव। किसी चीज़ को आपको पुनर्वलन नहीं दिया, आपको मोटिवेट नहीं किया, तो धीरे धीरे वो चीज़ें विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती हैं। साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से विपरीत होता है? सुरक्षा की आवश्यकता से, अपनेपन का संबंध। देखिए, साथियों के दबाव से जो मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से विपरीत होता है? वो होता है सुरक्षा की आवश्यकता से। देखिए, साथियों का दबाव है यानी सुरक्षा का जो है दिक्कत है, जैसे यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सुरक्षा की आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन शब्द साइको का क्या अर्थ है? देखिए, साइको का मतलब होता है आत्मा। साइको का मतलब क्या होता है? आत्मा। देखिए, जो साइंस से अपनी जो मनोविज्ञान है उसको सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया था। आत्मा का विज्ञान माना गया था 16वीं शताब्दी में, 16वीं में, जिसमें अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट शामिल थे। मन और मस्तिष्क का जो माना गया था वो 17वीं शताब्दी माना गया था, पोम्पोनोजी जो कि इटली के थे। चेतना का विज्ञान माना गया था 19वीं शताब्दी को, जिसमें बायस, विलियम जेम्स और विलियम बंट
जेम्स सली आदि थे। और अनुभव व्यवहार का जो विज्ञान है वो माना गया था इसके बाद, यानी कि 2000 ईस्वी में अनुभव व्यवहार का जो है विज्ञान इसको माना गया था। चलिए नेक्स्ट, तो मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा किसका है? देखिए फेमस कोट्स है ये वॉटसन का कोट्स है। किसका है? वॉटसन का। वॉटसन ने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये दावा वॉटसन ने किया था। किसने किया था? वॉटसन ने। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किस पर नहीं होता है? निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के वर्ग के बच्चों पर, या फिर 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका जो आंसर होगा वो होगा 14 से 18 आयु के बच्चों के जो बच्चे हैं उन पर। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 था वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर लागू था, लेकिन 14 से 18 तक के पर नहीं था। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाला विषय के रूप में परिभाषित किया गया? सबसे पहले जो मनोविज्ञान है उसको कौन से अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया? तो आत्मा, आपको पता है 16वीं शताब्दी में आत्मा का और मन या मस्तिष्क का कब माना गया? तो मन या मस्तिष्क का इसको जो माना गया था वो माना गया था 17वीं में। किसने? पंपोनेज ने। कहाँ के थे? वो इटली के थे। और चेतना का माना था 19वीं शताब्दी में, और व्यवहार का 19वीं शताब्दी के बाद। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह कौन सी है? बताइए। अधिगम प्रक्रिया, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के नियम, अधिगम के सिद्धांत। सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है, ये जो है वो अधिगम की विशेषताओं पर आधारित है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेसरी, कोल्डबैक को, फ्रोबेल को, या सुकरात को? तो प्रश्नोत्तर जो विधि है उसका जनक माना जाता है सुकरात को। किसको माना जाता है? सुकरात को। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? शिक्षण सूत्र आपको बताने हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं होता। अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं होता क्योंकि बच्चे को पूर्व ज्ञान से के आधार पर जोड़ते हुए पढ़ाया जाता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष बिल्कुल, पूर्ण से अंश की ओर ये भी सही है, लेकिन अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं होगा। नेक्स्ट, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रपुष्ट करता है, यह कथन किसका है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुट करता है, यह श्रीमती हरलॉक का कथन है। किसका है? हरलॉक का। जेम्स ट्रेवर मैकडूगल मुनरो का नहीं है, ये एक कथन है और जो कि हरलॉक का है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है? बताइए। सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तिकरण या सामाजिक परिपक्वता। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति है जो मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर, एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है उसको अपन समाजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। अतः आज हमने 30 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।